ये कश्मीर की लड़कियां, ये कश्मीर के प्लॉट, ये झुनझुना हाथ में दे दिया जाता है, झुनझुना हाथ में दे दिया जाता है। देखिए बहुत बहुत जज्बा आता है कश्मीर की लड़कियों को ये देख के, जब मतलब चाहे वहां से न सिर्फ कश्मीरी लड़कियों को देखे, जब हम लोग देखते हैं कि हमारी जैसी लड़कियां जो शायद हमारे ही घरों में पैदा हुई होंगी, हमारे जैसी तरीके से खाना खाया होगा, हमारी ही बातें की होंगी, और वो आज वहां पहुंच चुकी है, तो उससे हम सब में उत्साहिता जगती है कि अगर वो कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं। कि दुनिया की मीडिया ने इस सबको किस तरीके से देखा। देखिए वो तो लोगों को टेररिस्ट नहीं कहेंगे ना, आपको लगता है हम सभी टेररिस्ट हैं, आपको लगता है हम सभी टेररिस्ट हैं, किसी को लगता होगा, लेकिन उनको तो नहीं लगता, वो तो देख के बात करते हैं। पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कश्मीर को लेकर के मोदी सरकार की जो नीति और नीतियां रही हैं उस पर लगातार सवाल भी खड़े हुए हैं। तो कई बार बाहरी मुल्कों से भी आवाज उठी है, पर मोदी सरकार का जो रवैया 370 को लेकर के अड़िग है, कश्मीरी लोग उसे किस तरीके से झेल रहे हैं, उनके दर्द को जानने के लिए मोदी सरकार कभी उनके पास नहीं पहुंची। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट इफ्रा जान जो कि कश्मीर से जुड़ी हैं। हम उनसे तमाम चीजों पर जानेंगे कि आखिरकार जो बाइडेन सरकार में समीरा फाजली और आयशा शाह को जगह दी गई है, उसे कश्मीर के लोग किस तरीके से देखते हैं। देखिए कश्मीर के लोग ऑब्वियसली, जब हमने सुना कि समीर फाजली और आयशा शाह सिलेक्ट हो गए हैं बाइडेन की सरकार में, तो हम बहुत खुश हुए। लेकिन हमारे लिए ये एक सरप्राइज नहीं था, क्योंकि अगर आप बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं, जैसे इल्हान उमर है, बर्नी सैंडर्स है, कमाला हैरिस है, उन्होंने लगातार 2019 से कश्मीर के लोगों के अधिकारों के लिए बात वो करते आए हैं। 2019 में कमाला हैरिस जो आज वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने साफ साफ बयान दिया था, कहा था कि कश्मीरी लोग जो हैं ये दुनिया में अकेले नहीं है, हम उनको बताना चाहते हैं, और अगर ऐसा हुआ कि सिचुएशन हाथ से कंट्रोल चली गई तो हम सोच रहे हैं कि हम इंटरवीन भी कर सकते हैं। ये मैंने नहीं कहा, कमाला हैरिस ने कहा है। हमने इल्हान उमर का देखा, जब यूएस कांग्रेस में हेयरिंग्स हुई कश्मीर को लेके, तो इल्हान उमर बहुत ज्यादा उत्साहित थी लोगों के अधिकारों की बात करने के लिए। इसी तरह बर्नी सैंडर्स की बातें भी हम लोगों ने सुनी है। तो ये एक नेचुरल आउटकम था उस सभी चीज का। जी, इफ्रा जी, मैं यही जानना चाहूंगा क्योंकि जिस तरह से समीरा फाजली, आयशा शाह को जगह दी गई, हमारी मोदी सरकार का रवैया रहा। जब 370 हटाया गया तो हमने कई नेताओं को ये कहते हुए सुना कि वहां की कश्मीर की लड़कियों से शादी कर लेंगे, अब तो प्लॉट जाकर के खरीद लेंगे। पर जिस तरीके से कद इस कैबिनेट में बाइडेन सरकार ने कश्मीर के लोगों का और खासतौर पर कश्मीरी लड़कियों का बढ़ाया है, कितना जज्बा आता है कश्मीर की लड़कियों में ये देख करके। देखिए बहुत बहुत जज्बा आता है कश्मीर की लड़कियों को ये देख के, जब मतलब चाहे वहां से न सिर्फ कश्मीरी लड़कियों को देखे, जब हम लोग देखते हैं कि हमारी जैसी लड़कियां जो शायद हमारे ही घरों में पैदा हुई होंगी, हमारे जैसी तरीके से खाना खाया होगा, हमारी ही बातें की होंगी, और वो आज वहां पहुंच चुकी है, तो उससे हम सब में उत्साहिता जगती है कि अगर वो कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि अगर उन्होंने कश्मीरी लड़कियों को जगह दी, हमने ये भी देखा कि काफी कट्टरपंथ जो ये जो कश्मीरी लड़कियां थी, इन्होंने डेमोक्रेसी के लिए हमेशा बात की है, ह्यूमन राइट्स के लिए बात की है, अधिकारों के लिए इंसानों के बात की है, और सभी के अधिकारों के लिए बात की है। हमने ये देखा कि काफी ज्यादा जो जिस जैसे अगर आप देखेंगे कि काफी बहुत बहुत बुरे बयान आए कि आप कश्मीरी लड़कियों से शादी करेंगे, हम कश्मीर में प्लॉट खरीदेंगे। सवाल ये है कि एक साल बाद, देखिए मैं ये बार बार आपको कहना चाहती हूँ, मैं सभी लोगों को कहती हूँ, अक्सर जो ये झुनझुने, जो आपको पता है बचपन में हम बच्चे को झुनझुना दे देते थे जब वो रोता था, ये झुनझुना दिया जाता है हमारे देश के लोगों को। क्योंकि हमारा जीडीपी जो है, आज आप देखिए बांग्लादेश हर साल 8% आगे आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान हर साल 1.5% आगे आगे बढ़ रहा है, हमारा देश 8% हमारी इकोनॉमी घट रही है ना कि बढ़ रही है हर साल, वो हमारा जीडीपी यानी -8 है। तो इसमें 45 इयर्स में सबसे ज्यादा हमारे देश में आज बेरोजगारी है, हमारे देश के लोग गरीब होते जा रहे हैं। तो इस पूरे सिचुएशन में चाइना आज हमारे द्वार पे खड़ा है। इस पूरी सिचुएशन में जब लोग सवाल करते हैं कि हमारे रोजगार का क्या, डेवलपमेंट के उन वादों का क्या, उन 20 लाख नौकरियों का क्या, इसका क्या, तो उन लोगों
ये कश्मीर की लड़कियां, ये कश्मीर के प्लॉट, ये झुनझुना हाथ में दे दिया जाता है। आप मुझे बता दीजिए नदीम जी, जितने सारे दर्शक देख रहे हैं, हजारों लाखों लोग देख रहे हैं इस शो को, आप लोगों में से कितनों ने कश्मीरी लड़की से शादी कर ली? आप लोगों में कितनों ने कश्मीर में प्लॉट खरीद लिए? लेकिन ये समझ लीजिए कि आप लोगों में से कितने लोगों के रोजगार में कमी आई। अगर आप पिछले 2 साल पहले 10 लाख कमाते थे या 1 लाख कमाते थे, आज उससे कम कमाते हैं या नहीं? तो यही समझने की लोगों को जरूरत है। और मैं एक लास्ट पॉइंट बताना चाहती हूँ, जहां तक कश्मीरी लड़कियों के साथ शादी करने का सवाल था, कोई ऐसा 370 से पहले प्रोविजन नहीं था कि आप कश्मीरी लड़की से शादी नहीं कर सकते। आप तब भी कश्मीरी लड़की से शादी कर सकते हैं, आप आज भी कश्मीरी लड़की से शादी कर सकते हैं। इफ़रा जी, क्योंकि जब समीरा फाज़ली का नाम आया तो लोगों के दिमाग में चोट गया, क्योंकि 370 हटने के बाद जो है उनके भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, उनके ऊपर पीएसए लगा दिया गया था। लगातार वो दूसरे मुल्क में बैठ कर के यहाँ के अधिकारियों से संपर्क करती रहीं, कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। कभी ये बताया जा रहा था कि भाई को आगरा में बंद कर दिया गया है, कभी उनकी बहन के ही ये बयान आए थे सामने कि ज़बरन जो फ़ोर्स है वो घरों में घुसती है, लड़कों को आधी रात में उठा करके ले जाती है। जब एक बड़े ऊँचे पद पर दूसरे मुल्क में भारत का नाम रोशन करने वाली महिला के भाइयों के परिवार के साथ में ऐसा हो गया, तो आम नागरिकों का उस दौरान पे किस तरीके का हाल था? जी, देखिए, जब एक बार 370 हटाया गया 2019 में, पहली बात हमको, जब भी हमने किसी गवर्नमेंट अधिकारी या गवर्नर से बात की और कहा कि ये क्या हो रहा है, इतनी फौज अंदर क्यों आ रही है, ऐसा क्या हो रहा है? तो उन्होंने हमको बार-बार साफ-साफ झूठ बोला कि कुछ नहीं हो रहा, आप आराम से अपने घरों में शांत रहिए। जब हम सभी लोग आराम से अपने घरों में शांत रह गए, अचानक से हमारे फ़ोन कट गए, हमारा इंटरनेट कट गया, हमारी लैंडलाइन कट गई, हमारे सड़कों पे नाके लगाए गए कि कोई आ नहीं जा सकता है। हमारे पास सिर्फ एक चीज़ था जो हम सुन पा रहे थे, वो था रेडियो। शायद हम 1920 हम 1900 के दौर में सभी लोग पहुँच गए थे। अगर कोई महिला गर्भवती थी, वो हॉस्पिटल नहीं जा पाती, अगर कोई कैंसर का पेशेंट था, वो अपना इलाज नहीं कर पाया। काफ़ी सारे लोग, हेल्थ सिस्टम बर्बाद हो गया, हमारी बैंकिंग सिस्टम बर्बाद हो गई, हमारा इकोनॉमी एकदम से बर्बाद हो गया। क्योंकि आम सी बात है नदीम जी, अगर मैं एक स्टेट को कंप्लीटली बंद कर दूं, आगे फोन बंद कर दूं, इंटरनेट बंद कर दूं, आना जाना बंद कर दूं, उस स्टेट की इकोनॉमी और वहां के रोजगार का क्या होगा? वो तो सब ठप ही हो जाएगा, जैसे कोरोना में हम लोगों ने देखा। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये काफी सारा कुछ हुआ और बहुत सारे लोगों को, बच्चों को, बिना, देखिए, हमारे देश में, हर देश में पुलिस जो है वो क्रिमिनल्स पे कार्रवाई करती है। हम ये नहीं कहते कि पुलिस को कि आप कार्रवाई मत कीजिए, लेकिन सवाल ये है कि आप एक, उसका कार्रवाई करने का एक तरीका होता है। आप जाते हैं, आप एक एफआईआर रजिस्टर करते हैं, उसमें एक प्रॉपर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एक प्रोसीजर दिया हुआ है कैसा होता है। लेकिन कश्मीर में हमने देखा ऐसा कुछ नहीं हुआ। शाम को लोग आ गए, अराउंड 4 to 5 हजार लोगों को एकदम जबरन उठाया गया। ना तो कोई एफआईआर रजिस्टर किया गया, ना तो उनकी फैमिलीज को बोला गया। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, जैसे हमारे संविधान की रोज धज्जियां उड़ाई जाती है, इसी तरह हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की भी धज्जियां उड़ाई गई और हमको बोला गया कि इससे कश्मीर में शांति आएगी, इससे कश्मीर में शांति आएगी। आज अगर आप डेटा देखेंगे, ना तो कोई शांति आई है। जो मिलिटेंट रैंक्स है उसमें बच्चे शामिल होते जा रहे हैं। हमें बोला गया कि इन्वेस्टमेंट होगी, थोड़ा सा आपको ऑपरेशन चल रहा है, आप ठीक हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट आएगी, रोजगार आएगा। हमारी स्टेट को 40,000 करोड़ का नुकसान हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपने इतनी ज्यादा इकोनॉमिक बर्बाद हो गई, हमारे रोजगार बिक गया। आप देखिए, अगर आप आज जाएंगे, इतने सारे लोगों के पास आज जाने खाने को खाना नहीं है। यही लोगों ने हमारे बिजनेसेस बंद करवा दिए, लोगों ने अपनी गाड़ियां बेच दी, बच्चों की एजुकेशन बर्बाद हो गई। तो ना तो हमने वो इन्वेस्टमेंट देखी, ना तो हमने वो पीस देखा, ना तो हमने किसी कश्मीरी पंडित को वापस आते हुए देखा। इन्होंने ये भी कहा था कि ये होगा क्योंकि कश्मीरी पंडित वापस आएंगे। तो मुझे नहीं समझ आता कि इससे क्या हुआ, सिवाय सिर्फ नुकसान, नुकसान और नुकसान के। और साथ में हमारे देश की जो छवि है, जैसा आपने जिक्र किया, हमारे देश की छवि को दुख की बात है कि बहुत ही झटका लगा। जो अगर आप देखेंगे, दुनिया में अलग अलग तरीके की सूचियां आती हैं, तो एक जनतंत्र सूची होती है, यानी डेमोक्रेसी इंडेक्स। डेमोक्रेसी इंडेक्स में हमारे देश में एक साथ 10 रैंक हम नीचे गिर गए।
और डेमोक्रेसी इंडेक्स वालों ने कहा कि ये अलार्मिंग है कि इंडिया की रैंक इतना नीचे क्यों गिर रही है। और डेमोक्रेसी इंडेक्स वालों ने, वो हम नहीं बनाते, वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाती है ब्रिटेन में, और उन्होंने कहा कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ के लोगों के अधिकारों की अब ये सरकार परवाह नहीं करती। तो अगर आप देखेंगे कोई भी सूची आप ले लीजिए, फ्रीडम इंडेक्स ले लीजिए, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ले लीजिए, रिलीजियस फ्रीडम इंडेक्स ले लीजिए, डेमोक्रेसी इंडेक्स ले लीजिए, कोई भी सूची देखिए हमारा रैंक नीचे गिरता जा रहा है। तो ये सिर्फ समीर फाजली की बात नहीं है कि उनकी वजह से वो वहां रहेगी तो हमारी छवि गिर गई है। हर तरीके से अगर आप देखेंगे कि दुनिया की मीडिया ने इस सबको किस तरीके से देखा, देखिए वो तो लोगों को टेररिस्ट टेररिस्ट नहीं कहेंगे ना, आपको लगता है हम सभी टेररिस्ट हैं, किसी को लगता होगा, लेकिन उनको तो नहीं लगता, वो तो देख के बात करते हैं। उन्होंने सवाल उठाए तो तो हर तरीके से सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं रही। मैं एक आखिरी सवाल इफ़रा जी आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि हमने देखा कि जैसे ही समीरा फाज़ली और आयशा फाज़ली के नाम का ज़िक्र कैबिनेट में आया, बाइडेन की सरकार में गई, तो ये एक बड़ा झटका भी था मोदी सरकार के लिए, क्योंकि तब तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जाकर के वहाँ पर अब की बार ट्रंप की सरकार का नारा भी देकर के आए थे। कश्मीरी का इस कैबिनेट में आ जाना, और फिर उसके बाद खबर आती है कि 2 आरएसएस से जुड़े हुए लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। कितना बड़ा झटका मानते हैं आप लोग के मोदी सरकार को जो ये बाइडेन सरकार की तरफ से लगा है, और क्या आगे चल के इसके नतीजे हो सकते हैं? देखिए, इसके बिल्कुल साफ-साफ नतीजे होंगे। इसके नतीजे इसलिए होंगे क्योंकि अब जो है, हमारा जो पूरी दुनिया है वो देख चुकी है, वो हमारे देश को महात्मा गांधी के नाम से जानती है। अगर आप अमेरिका में जाएँगे, वहाँ पे गांधी जो है पीस का, शांति का प्रतीक माने जाते हैं। अगर आप उसी में सवरकर को लाएँगे और कोई एक पॉलिटिकल पार्टी लाएगी, तो आज अमेरिका की सरकार जो, उसने साफ-साफ कह दिया है कि हमको हिंदुस्तान से प्यार है, हमको हिंदुस्तान के लोगों से प्यार है, लेकिन हमको हिंदुस्तान के कुछ कट्टरपंथों से प्यार नहीं है। ये बिल्कुल उनका अपना रवैया है। इसमें सवाल ये होता है कि देखिए, जब भी कोई कंट्री जो है वो कुछ करती है, जैसे चाइना कुछ करेगा या पाकिस्तान कुछ करेगा या अफ़गानिस्तान कुछ करेगा, उसकी एक छवि दुनिया में बनती है। आप नहीं कह सकते मैं जो करूँ अंदर अपने घर में करूँ, आपको क्या उससे? उस कंट्री की एक छवि बन रही है, और हमारे देश की जो है एक छवि काफ़ी टाइम से बन रही थी। और ये जो आज बाइडेन की सरकार का जो ये आज डिसीजन है, ये उस छवि पे एक स्टैम्प डालने के जैसा है, एक ठप्पा डालने के जैसा है कि हम सालों से देख रहे हैं और देखते आए हैं, और अब आप उन्होंने बोल दिया है भाजपा की सरकार को कि ये कट्टरपंथ का रुख जो है, इसको आपको मोड़ना पड़ेगा और इसको आपको रोकना पड़ेगा। तो अब ये भाजपा के हाथ में है, बीजेपी की सरकार के हाथ में है। क्या वो हमारे देश के लोगों के रोजगार पे अब फोकस करेगी? क्या वो इकोनॉमी पे फोकस करेगी? क्या वो चाइना पे फोकस करेगी? क्या वो पानी पे फोकस करेगी? क्या वो हेल्थ पे फोकस करेगी? क्या वो वैक्सीन लोगों तक पहुँचाने में हेल्प करेगी? क्या वो इतनी सारी चीज़ें करेगी, जो हमारे देश में हज़ारों लाखों चीज़ें करने को है? या वो वही पुरानी कट्टरपंथ गेम, हिंदू मुसलमान, मुसलमान हिंदू, कश्मीरी टेररिस्ट, मुसलमान टेररिस्ट, हलाला, ट्रिपल तलाक, अगर वो वही करते रहे तो दुनिया इसके साथ खड़े रहने को तैयार नहीं।